नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल की घड़ी है। सचिन पायलट के अनशन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की अग्नि परीक्षा बढ़ गई है। जब कांग्रेस आलाकमान ये तय कर चुका है कि 2023 का चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाना है, तो फिर कंफ्यूजन क्या है? सिर्फ कह देने भर से आलाकमान की भूमिका जस्टिफाई नहीं हो जाती। क्यों दो टूक फैसला लेकर बताया नहीं जाता कि आपकी भूमिका ये है और आपकी भूमिका ये है? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह नहीं। पंजाब में आला कमान के इसी कंफ्यूजन ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो टुकड़े करा दिए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि कांग्रेस को अपनी सरकार तक गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी राजस्थान के जैसी है। क्या आला कमान के कंफ्यूजन ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया और नेताओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है? आज बात इसी मुद्दे पर होगी, चर्चा इसी पर होगी, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये आप रिपोर्ट देखिए और फिर आपका मेहमानों से कराऊंगी तारीफ। कमजोर आला कमान बागियों से परेशान। पायलट की उड़ान, कांग्रेस क्यों हुई परेशान? सचिन का अनशन, पार्टी लेगी एक्शन। राजस्थान के सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट की उड़ान ने कांग्रेस का 2024 का मौसम खराब कर दिया है। पायलट के अनशन ने पार्टी की नींद उड़ा दी है। भंवर में फंसी कांग्रेस के लिए सचिन पायलट की चेतावनी किसी तूफान से कम नहीं। कांग्रेस की कश्ती सिर्फ राजस्थान में नहीं डोल रही। पायलट का अनशन कांग्रेस के लिए आसान नहीं है और ना ही पार्टी का सचिन के खिलाफ एक्शन लेना उतना आसान है। पायलट का मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। कांग्रेस ऐसे ही हालात का सामना मध्य प्रदेश में कर चुकी है, जहां चुनाव से पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मनमुटाव हुआ, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी सरकार को गंवा कर चुकाना पड़ा था। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे ही हालात छत्तीसगढ़ के भी हैं। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल चाहे जितना कहें कि ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पार्टी आला कमान से नाराज हैं। वहीं वो भूपेश बघेल की कार्यशैली पर भी सवाल उठा चुके हैं। गाहे बगाहे टीएस सिंहदेव खुले मंच से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह यहां जारी है। चुनाव में चेहरा कौन होगा, इसको लेकर डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच दूरियां बनी हुई हैं। कांग्रेस में बगावत का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस में कई बार बगावत हो चुकी है। पार्टी से बगावत करने वालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और गुलाम नबी आजाद अहम हैं, जो कांग्रेस को जोर का झटका दे चुके हैं। वहीं पार्टी आलाकमान पर आरोप लगते रहे हैं कि आलाकमान हर मौके पर फैसला लेने में नाकाम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जवाब देना पड़ेगा। मैं आज इसी पर करेंगे चर्चा। जैसे हालात कांग्रेस में अंतरकलह के बाद बनते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर से इसीलिए इस पर चर्चा करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे इससे पार पाने वाली है और इसकी मूल जड़ कांग्रेस को खुद अपने एनालिसिस में समझ में क्या आती है, आइए आज इसी पर करते हैं चर्चा। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता है, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब, स्वागत करती हूँ आपका। लोकेश जिंदल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता है। लोकेश जी, आपका भी स्वागत है। रतन शारदा स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल लोकेश जिंदल जी आप ही से होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2024 का जो मौसम है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी सीधी सीधी वजह कांग्रेस में अंतरकलह जो सिर्फ एक राज्य तक सिमटी नहीं है, बल्कि अमूमन हर जगह यही स्थिति कांग्रेस में बिखराव की देखने को मिल रही है। देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स का एक पहलू है जिसे हमें समझना होगा कि एक लोकतंत्र के अंदर हर नेता जमीनी स्तर से जुड़ा होता है और पार्टी से भी जुड़ा होता है। उसके अपने मत होते हैं, उसके अपने विचार होते हैं।
जिसे रखने में वह स्वतंत्र होता है। हम्म। अब भले ही हम कर्नाटका की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जैसा कि आप कह रहे थे, तो इसमें विभिन्न नेताओं की अपनी सोच और अपनी विचारधारा होती है, लेकिन कांग्रेस की अपनी सोच और एक विचारधारा है जो जिस पर नहीं, कांग्रेस तो जो अडिग है। कांग्रेस की सोच और विचारधारा है, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता से जुदा है क्या? देखिए, कांग्रेस, सभी कांग्रेसी इस विचारधारा के अनुकूल है, कोई भी अगर इसके अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल है तो अनुकूल नजर क्यों नहीं आते लोकेश जिंदल? देखिए, कुछ नेताओं के विचार, कुछ नेताओं में मतों का भेद हो सकता है, लेकिन एक जो इनकी विचारधारा है, इसमें सभी अनुकूल होते हैं। क्या सभी अनुकूलता नेताओं का लोकेश जी, क्या एक अनुकूलता एक है मत, उसमें? लोकेश जी, एक क्या सभी अनुकूलता नेताओं है? का क्या एक आपके मत नेता होता है खुलेआम कि जन आला कल्याण कमान के करना है। खिलाफ बगावत करते हैं, खुलेआम अगर आला हम कमान के कांग्रेस निर्देश की को बात नहीं मानते हैं, करें, यही मुझे मेरी अनुकूलता बात है आपकी करने पार्टी दीजिए। में? अमित मिश्रा जी, मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप बोल सकते हैं। जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस जन कल्याण की पार्टी है, धन कल्याण की पार्टी नहीं है जो भाजपा है। भाजपा जिस तरह से तानाशाही के द्वारा केवल और केवल कुछ पूंजीपतियों की लोकेश उस पे जिंदाल तो बात ही नहीं हो रही है रोकेश जी। आप मुझे लग रहा है आप दिशा से थोड़े नहीं, भटक बात रहे ये ना हैं। अमित, पार्टी में बिखराव है कांग्रेस के। कांग्रेस पर बात करने की बजाय लोकेश जिंदल जी बात करने लगे हैं बीजेपी की, पूंजीपतियों की। सबसे बड़ी दिक्कत लोकेश जिंदल ये है कि पहले अपने गिरबा में झांकना चाहिए, अपने घर की समस्या का समाधान करना चाहिए, उसके बाद पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है वो झांकना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। चिंता पड़ोसियों को करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे घर में जो भाईचारा है वो अडिग है और हम अपने भाइयों को और अपने परिवार को लेकर अच्छा, चलते ठीक हैं। है, बहुत अच्छी बात है। जरा होल्ड लोकेश जिंदल करिएगा। बहुत अच्छी ठीक है, बात है। लोकेश जिंदल होल्ड पड़ोसियों करिएगा। को करने की अमित, जरूरत क्योंकि लोकेश आपसे जी- बेहतर ये बात कोई नहीं बता सकता। लोकेश जिंदल का थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको उनका ज्ञान इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए, और आपसे बेहतर ये बात कोई बता नहीं सकता है। कांग्रेस के लिए समस्या यह है कि राज्यों में सिमटती गई, जो बचे कुचे राज्य हैं वहां पर स्थिति बगावत की बनी हुई है। अभी राज्यों के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस अपनी लगातार राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए करे या फिर अंतरकलह को मिटाने के लिए। एक साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान की एक तस्वीर लोगों को दिखाई जाती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कैसे बगावती सुर के बीच जमीनी स्तर पर खत्म होती अमित नजर आई? पूर्णिमा, देखिए सबसे बड़ी बात है, लोकेश जी को शायद जानकारी हो ना हो, मैंने कई वर्षों से कांग्रेस को बहुत करीब से कवर किया है। कामराज प्लान आया था इनके यहाँ और इन्हीं की पार्टी में सुधार की बात कही गई थी। और कामराज प्लान क्या था कि जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी हैसियत को कम की जाए। आप देखें उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस हाशिए पर है, हेमवती नंदन बहुगुणा और कमलापति त्रिपाठी दो बड़े चेहरे होते थे और उन चेहरों को धीरे धीरे हाशिए पर लाया गया, वहां एक नेतृत्व बढ़ाया गया। तब इंदिरा गांधी का सशक्त नेतृत्व था और वो वन मैन लीडर थी और उनके आगे सारे क्षेत्रीय नेता धराशायी हो गए। और उसके बाद में बताऊं, पहले सुन लीजिए, आपको जानकारी का अभाव है, मैं आपको बता रहा हूं। नटवर सिंह, राजस्थान की राजनीति से एक बड़ा नाम आया था नटवर सिंह का, और नटवर सिंह ने चुनौती दी थी सोनिया गांधी इंदिरा को। गांधी, आप अलग अलग कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सुने ना पहले, आप सुने पहले। 1966 में इंदिरा गांधी लोकेश जिंदल जी, आपको जितना समय कांग्रेस को ज्वाइन करे नहीं होगा, अमित मिश्रा उतने लंबे समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें तथ्यों में गलत नहीं हूं, इसलिए तथ्यों पर बात करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपकी कंफ्यूजन को बदस्तूर दुरुस्त कर देता हूं। पहले आप सुने, फैक्ट तो सही बोलिए। अरे बिल्कुल सही है फैक्ट, आप सुने तो पहले, आप सुने, आप उत्तेजित, देखिए आप उत्तेजित हो रहे हैं, मुझे पता है। कामराज प्लान आपने पढ़ा नहीं होगा, आपको नहीं जानकारी है। आप सुने पहले कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप धैर्यता पूर्वक सुने। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रख रहा हूं, मैं आप ही की पार्टी की बात कह रहा हूं जिसको आपको सुनना चाहिए। और यही दिक्कत, शायद यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी के लोगों में होती जा रही है कि वो सुनते नहीं है। आप हमारी ना सुने अलग बात है, आप अपने नेताओं की नहीं सुनते हैं और इसी का खामियाजा आपको जमीन पर भुगतना पड़ रहा है। खैर, आप धैर्य से सुने पहले बात को। प्लान और इंदिरा गांधी कहां लेकर आ गए? आप पहले सुने ना, प्रधानमंत्री। लोकेश जिंदल जी, आप इस डिबेट का समय जाया कर रहे हैं। मेरे पास 3 और मेहमान भी है। अमित एक सेकंड, मेरे पास 3 और मेहमान भी है। लोकेश जिंदल, अगर आप संयम से सुन सकते हैं तो बताइए, वरना मैं बाकी तीनों मेहमानों के पास जाती हूं, क्योंकि वो भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए ही अपना
अपना समय निकाल कर बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर रुकिएगा। अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरे सर छोड़िए ना गूगल, जिसने कांग्रेस कवर करी आप उसको गूगल की क्या सर्च दिखा रहे हैं, रिसर्च दिखा रहे हैं, छोड़िए उसको। इनका ज्ञान अमित, आप अपनी और बात बोलता हूँ। आपने लोकेश जी अरे सर आपको क्या पता अभी पार्टी में क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है आपको नहीं पता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। हर राज्य में आपकी हालत यही हो रखी है, हर जगह बिखराव देखने को मिल रहा है। आपके नेता पावर पोजीशन हासिल करने के लिए पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप ये भी नहीं सुनना चाहते कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रही है हमेशा से, कैसे कांग्रेस ने इसको ओवरकम करने के लिए काम किया है। आप इधर उधर जा रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास दूसरा सवाल मैं रखता हूं, शायद उसका जवाब आपके गूगल के पास, आपके मोबाइल में होगा। नटवर सिंह एक महत्वपूर्ण नेता होते थे, आपको जानकारी होगी, आप मुस्कुरा रहे हैं, जानकारी होगी। नटवर सिंह राजस्थान की धरती से आते थे और नटवर सिंह ने मनमोहन सिंह कैबिनेट में मंत्री थे और वो क्या कहते थे, सोनिया। आपको पता होना चाहिए, कोर ग्रुप और कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी और नटवर सिंह उनको सोनिया के नाम से पुकारते थे और मनमोहन कहते थे। उसके बाद कोर ग्रुप के जितने मेंबर थे इंक्लूडिंग अहमद पटेल, जो धरती पे नहीं है, आपको जानकारी है या नहीं है, आपके गूगल में है तो सर्च कर लीजिए उस चीज को। अरे अमित जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको नटवर सिंह जैसे छत्रप को अलग करना पड़ा पार्टी से, क्योंकि पार्टी का एक हाईकमान का संदेश देना था उनको। तो हाईकमान कहां है आपका? सवाल तो सिर्फ ये है ना कि आप राजस्थान में, एक मिनट सुनिए, नहीं, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। ठीक है अमित, मैं इसको मैं आगे लेके जाती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आला कमान कहाँ है? आपने कह दिया एक कोर प्रॉब्लम यह है कि कोई सुनना नहीं चाहता, ना यहाँ पर बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता सुनना चाहते हैं, ना कांग्रेस के नेताओं की आला कमान सुनना चाहता है। सबसे ज्यादा समस्या तो यही है। एसएन सिंह, बीजेपी इस पूरे बगावती तेवरों को अलग अलग राज्यों में चुनावी अपॉर्चुनिटी के तौर पर कैसे देखती है, और जब जब कांग्रेस पर अंतरकलह के सवाल उठते हैं तो वो सीधा ठीकरा कुछ बातों को लेकर बीजेपी पर भी फोड़ते हैं। और अगर अंतरकलह की बात होगी तो खुद तो इस वक्त बीजेपी कर्नाटक में उसी से जूझ रही है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, खैर पान खासी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबे जानत सकल जहान। सब लोग ये जान रहे हैं कि कांग्रेस की नाव डूब रही है और कांग्रेस में अंतरकलह चल रहा है, और ये कलह आज से नहीं चल रहा है, बहुत पुराना। चूंकि नियति अगर कोई चीज करे तब तो समझ में आता है, इनकी नीति में ही है। शुरू से फाउंडेशन डे से सुभाष चंद्र बोस जी के साथ ऐसे किए लोग, पटेल जी के साथ, गांधी जी के साथ आगे बढ़ेंगे, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, बड़ी लंबी लिस्ट है। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, पंजाब में चले जाइए, पंजाब में कभी अमरिंदर सिंह को सिद्धू से लड़ाएंगे, यही हाल राजस्थान में, यही कर्नाटक में। मैं कहूंगा कि जहां योग्यता आधार नहीं होता है, योग्य व्यक्ति के हाथ में कमान नहीं देकर जहां ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान दी जाती है जो दरबारी होता है, तो उस दरबारी के नाते ऐसी चीजें होती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का, तो हमने विश्वास, विकास और प्रयास की एक राजनीति शुरू की। हमने विश्वास और भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी वो सबका साथ सबके विकास के लिए कार्य करती है, और जहां हमारी सरकार आती है हम विकास के कार्य करते हैं। और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल जाता है, देश का इतिहास बदल जाता है पूरा। उसके बाद हम बार बार ये प्रयास करते हैं कि जो हमारा नहीं है। कर्नाटक में अंदरूनी कला बीजेपी में भी है सर। जो समस्या कांग्रेस की इस वक्त राज्यों में है, वो समस्या तो बीजेपी की बनी हुई है कर्नाटक में भी। देखिए, राजनीति में हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस तरह का एक लंबा कला नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम आप एड्रेस तो करने को तैयार है ना उसको, कम से कम आप उसको एड्रेस तो करने के लिए तैयार है ना। डिफरेंस अगर है तो एड्रेस तो करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक और हैं। सर माफी चाहूंगी, थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा। अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सेंट्रिक ना होके बल्कि उन तमाम राज्यों में है जहां पर कांग्रेस के बगावती तेवर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं को देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल सबसे बड़ा डेंट पड़ता है जब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव हो, 2024 नजदीक हो। ऐसे में कांग्रेस की जो बुरी हालत है उसमें और ज्यादा चार चांद कम से कम ये अंतर कलह लगाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस इससे पार कैसे पाएगी? देखिए पूर्णिमा, कांग्रेस क्या है, ये जो आज भुगत रही है ये आज का किया धराया नहीं है, ये पिछले 2.5, पौने 3, 4 साल 5 साल का किया धरा है। ये जो आज हो रहा है, इतनी हिम्मत अब नेताओं में तब आती है जब डिसिप्लिन लंबे समय से नहीं होता। जब राहुल गांधी से समय मांगा जाता था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए या फिर आसाम के सीएम हेमंत शर्मा हो गए, वो बार बार ये कहते समय नहीं मिलता।
वो तो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं निकले होते तो इतने कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को इतने करीबी से नहीं देखा होता। हाँ, बदलाव आ गया है और ये बदलाव दिखा भी है। बदलाव क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं। पहली बार राजस्थान में पिछले 4.5 साल से अंतरकलह चल रही है। 3 प्रभारी आ चुके हैं जो कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाए, वसुंधरा राजे पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए, तो तारीफ की एक चिट्ठी आ गई जो आज से पहले कभी नहीं हुई। मैंने बहुत क्लोजली पिछले 5 साल या कह सकते हैं पिछले 10 साल राजस्थान को देखा है। कांग्रेस में कितने बड़े बड़े मतलब कि 1.5 महीने सचिन पायलट जाके बाड़ेबंदी में बैठ गए, पूरी की पूरी सरकार बाड़े में है, पर आला कमान का कोई बड़ा स्टेटमेंट ही नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत के पक्ष का स्टेटमेंट भी आया, उसके बाद रंधावा ने भी स्टेटमेंट दिया और फिर कल जाके तो यही कह दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी है, आप भले ही एसेट हैं, लेकिन बहुत देर कर दी ये करने में। अब शायद सचिन पायलट अपना मन बना चुके हैं आला कमान के साथ बगावत का, क्योंकि कल जितना आरोप उन्होंने अशोक गहलोत पे कार्रवाई ना करने का लगाया है, उतना ही आरोप उन्होंने एआईसीसी को चिट्ठी भेजने की बात कही, चिट्ठी भेजी और नहीं हुआ। तो अब इसकी एक ही काम है। देखिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह जब नहीं थे तब बीजेपी में भी आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तमाम जो लोग थे उनके आपस में, खुराना जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, आपस में बहुत खींचतान थी, लेकिन डिसिप्लिन आते आते आया। हालांकि वो एक अलग बात है कि कांग्रेस कहती है कि ये लोकतंत्र की निशानी है, पर ये कितनी उतनी लोकतंत्र की निशानी है कि आपकी पार्टी को ये नुकसान कर ही जा रही है। और यही वजह थी जब इंदिरा गांधी आला कमान को ये समझ में आ चुका है। बिल्कुल अदिति, और यही वजह थी जब इंदिरा गांधी थी तब इनके यहाँ भी अनुशासन जो था वो एक व्यवस्थित तरीके पर था। लेकिन आज की तारीख में सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 मुख्य नेता हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वो एसेट हैं। आप ना तो गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी आप खुलकर नहीं कह रहे हैं। हाँ, उनकी नीतियों का बखान कांग्रेस पार्टी जरूर कहती है। सचिन पायलट से क्या वादे हुए, किन वादों को लेकर वो बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, बार बार हाईकमान से मिलते हैं, और अगर हाईकमान ने कोई वादा किया तो क्यों नहीं उसको शॉर्ट आउट किया, ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन ऐसे मामले बढ़ते ऐसे चले गए जो राज्य की राजनीति में पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, और कांग्रेस बाद में कहती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र किस काम का, जो आपके हाईकमान को ही चुनौती दे रहा है? सुनिए मिश्रा जी, देखिए अमित जी, ऐसे तो टीएस देव सिंह को हाँ अदिति, नहीं अदिति, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं शारदा जी और कौशिक जी आपके पास आती हूँ जी। देखिए अमित जी, ऐसे तो आज टीएस देव सिंह को बगावत करनी चाहिए। टीएस अमित जो सचिन पायलट है उनसे तो कोई प्रॉमिस नहीं। हाँ, भले ही प्रियंका गांधी ने ऐसा कुछ कहा होगा जिसके बिटवीन द लाइन्स मतलब ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, लेकिन टीएस देव सिंह और भूपेश बघेल ने तो दोनों ने खुद राहुल गांधी से कहा था कि हमको 2.5 साल दे दीजिए, आप किसी तीसरे को मत लाइए। यानी कि जो आज अनशन पे सचिन पायलट बैठे हैं वो आज टीएस देव सिंह को बैठना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जाहिर तौर पे हर नेता को लगता है कि मैं चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार हूं, मुझे बनना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष या जो भी। लेकिन ये तो आला कमान है जो बैठ के बात करता है। आला कमान बात क्यों नहीं करता? बिल्कुल, सचिन पायलट से सोनिया गांधी ने बात क्यों नहीं बड़ी करी? बात ये है हाईकमान के पास टाइम ही नहीं मिलने का। और जितने नेता कांग्रेस से छोड़कर जाते हैं उनकी एक ही बात होती है कि हम आला कमान से मिल ही नहीं पाए, हमें राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। ये तमाम फेहरिस्त जितने राजनेता छोड़कर गए हैं उन सब का, राहुल गांधी के बहुत क्लोज दोस्त के तौर पर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी है, जितेंद्र प्रसाद नहीं, और अमित, चर्चा की शुरुआत इसी बात के साथ हुई थी कि भाई आला कमान कहां पर है, आला कमान क्या बता दूं, सुनना नहीं चाहता। जी अदिति, बात पूरी कीजिए। कि पीएल पूनिया अगले व्यक्ति हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। पीएल पूनिया संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने उनको सबसे पहले चेयरमैन बनाया, लेकिन पीएल पूनिया भी फ्रस्ट्रेटेड है और अंडर द कार्पेट वो भी बीजेपी के संपर्क में। ठीक है, यानी कि उसे फहरिस्त में आदित्य एक और नाम लंबा जुड़ सकता है। आदित्य, मैं आती हूं, आपके पास 2 मेहमान और हैं, उनसे भी मुझे रिएक्शन लेना होगा। रतन, शारदा जी, अभी तो एक नाम का जिक्र आदित्य पहले ही कर चुकी हैं, उसके साथ न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, जगदम्बिका पाल, अनिल एंटनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये एक लंबी फहरिस्त है। समस्या ये है कि अगर लोकतंत्र की बात करती है कांग्रेस पार्टी तो
ऐसे लोगों के जाने के साथ पार्टी में खोखलापन तो नजर नहीं आता। सीनियर लीडर्स जिनको शायद आज बड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी, कहीं तो कुछ तो उनके दिल को दुखा होगा कि उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया और आला कमान में कोई ऐसा नहीं था जो उनको बुलाए और ये कहे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है और हम इसका हल निकाल कर देते। देखिए, सबसे पहले मेरी जो सिंपैथी है वो नवीन जिंदल जी के साथ है। मुझे लगता है जिस प्रकार से बहादुर से कांग्रेस को डिफेंड करने एज ए स्पोक्स पर्सन का बनता है, तो उनके पीछे पड़े उनको झाड़े ये ठीक नहीं है, तो अपनी भूमिका जो है वही रखेंगे। लेकिन मैं याद कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर जितनी बार भी ऐसे बड़े बगावत हुए उतनी बार कांग्रेस बटी है। मेरा ख्याल है 28 में 29वीं कांग्रेस आई है, और जब इंदिरा जी बाहर आई थी वो भी ओरिजिनल कांग्रेस नहीं थी, उनकी कांग्रेस आई थी, उसमें टीएमसी निकली, कांग्रेस से बड़ी हो गई। शरद पवार निकले एनसीपी महाराष्ट्र में, कांग्रेस से बड़ी हो गई। जगन रेड्डी निकले, वो वहां आंध्र में कांग्रेस से बड़े हो गए। और बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी तरुण और ना तरुण ना इनके लॉयर जो संजय गांधी के समय से कांग्रेस पार्टी में टिक रहे हैं, उसका कारण कभी कांग्रेस सोचेगी? AK एंटनी ने 2014 की हार के बाद जब अपनी उनको कहा कि एनालिसिस करो, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एंटी हिंदू पार्टी देखा जाता है, ये अगर बंद करेंगे तो कांग्रेस अपनी दोबारा स्थान बना सकती है। पर क्या इन्होंने सुना? एंटी हिंदू पर लगातार रवैया रहा। तो जब इस प्रकार से अपनी एनालिसिस खुद नहीं करेंगे तो इनका इलाज क्या होगा? जहां तक सचिन का सवाल है, ये केवल आप भारत भर की बात करें, सचिन को जब पहले उन्होंने बगावत की थी, सिंधिया ने उनको बीजेपी आने नहीं दी, ऐसी अफवाह है, ठीक है, उसका मतलब उनको सिंधिया से तो उनका बैर है। इसके साथ ही सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने एड़ी जोड़कर जोर लगाया, राहुल ने लगाया, अशोक गहलोत को कंट्रोल नहीं कर पाए। आज अगर सचिन निकल रहा है तो मुझे डाउट है, उसका अपना तो MLA है नहीं ज्यादा, वो तो जी होशियार है, तो क्या इसके पीछे सोनिया परिवार का हाथ है उनके विद्रोह के पीछे? ये भी एक बार देखना चाहिए। तो मुझे शक है, इतना बड़ा विद्रोह अशोक गहलोत के इतने भारी हाथ के बावजूद, तो इसमें मुझे शक है कि सही है कि गलत है। और अगर वो निकले तो उसके अंदर भी जिस तरह से बाकी पार्टियां बाहर हुई और कांग्रेस को छोटा किया है, राजस्थान में यही होगा। इसके बावजूद राहुल गांधी कहते जैसे आजाद ने कहा जो जाता है उसको जाने दो RSS में। अब इसकी सोच इतनी छोटी है कि जाने दो RSS में, और किसी से बात नहीं करते। प्रभारी कह रहा है सचिन पायलट मेरे पास क्यों है? भाई साहब उन्होंने कह दिया आप मिल लीजिए ना, इको किस बात का? आपका प्रभारी है ना, हाईकमान छोड़िए, प्रभारी बात करने को तैयार नहीं है। तो इनकी सारी समस्या अंदर, बाहर वाले इनको सीख ना दें, इनको अंदर झांकना पड़ेगा। लेकिन संजीव कौशिक, आपको कितना ऑल इज वेल की सिचुएशन नजर आती है? क्योंकि सचिन पायलट जो अनशन कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के विरोध में वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी इससे पहले देखने को मिली है। न सिर्फ राजस्थान के पर्सपेक्टिव में, बल्कि आप मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, कर्नाटक देखिए, वहां पर भी दो बड़े बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने कांग्रेस के खड़े हैं। ऐसे में पोजिशनिंग कांग्रेस की क्या नजर आती है आपको, और कितना होप बिल्टअप करना चाहिए कौशिक जी कांग्रेस को आने वाले चुनावों के मद्देनजर? देखिए पूर्णिमा, कुछ लोग इसमें आपसी सरपुटौल है, जैसे नहीं पड़ता। लगातार कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, युवा नेता छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग छोड़ के जा रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। और कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क किया है, 60 से ज्यादा कांग्रेस ने शासित किया, उसमें देश में तरक्की नहीं की। ये सारी बातें कब हो रही है? 2014 के बाद। तो उससे पहले लगातार कांग्रेस 10 सालों तक थी, किसी को कोई शिकायत। राजनीति करने वाले लोग, तमाम तरह के लोग अपनी अपनी सोच और नीतियों के साथ राजनीतिक दल में आते हैं और अपना वो काम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी स्वार्थ और लालसा के साथ वो जीते भी हैं और उसमें लिप्त भी रहते हैं। जब पार्टी सरकार में नहीं होती है तो ये तमाम तरह की चीजें जो लगातार बढ़ी जा रही है, ये समस्याएं सामने आती हैं तब। और जब किसी ज्यादा स्टेट में, अभी के वक्त में तो केवल 2 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लगातार पिछले 8-9 वर्षों में कांग्रेस ने बहुत सारे स्टेट में अपनी सरकारें खोई है, केंद्र में तो खोया ही है। तो जब आपके पास सरकारें नहीं होती है और आपके पास कुछ देने को नहीं होता है, तो वो लोग जो हमेशा सत्ता के साथ जीने का क्षेत्र जिनका हो चुका होता है, वो सत्ता के साथ ही जीते हैं, वो तमाम लोग अगल बगल में एक बहाना बना करके वो निकलना शुरू कर देते हैं। ये सारे लोग जिन लोगों को कांग्रेस में घुटन होती या कांग्रेस पार्टी में वो रहना नहीं चाहते थे, कभी राहुल गांधी की शिकायत थी, कभी सोनिया गांधी की शिकायत थी, तो क्या सत्ता में रहते या जिस समय केंद्र में सरकार थी उस समय निकलने की बात इन लोगों ने क्यों नहीं सोची? उस समय क्यों नहीं बाहर गए? ये तमाम वो लोग हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने बड़े इज्जत के साथ और बड़े बड़े ओहदों पर नवाजा है। ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं, ऐसे कहिए आप इनको।
किसी को कहीं जाना है वो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी यदि इस वक्त संकट की स्थिति में है तो पार्टी के साथ खड़े रहने के बजाय आप ये कहते हैं कि ठीक है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते, इसलिए यानी हम यानी जनता पार्टी आपको के साथ लगता चर्चा- है कि जो समस्या है वो छोड़ के जाने जाने वाले वाले लोगों में है। लीडर्स में ज्यादा है, ये आपका एनालिसिस कहता है। ठीक है, हाँ सर नहीं, जी। और आगे दो लाइन और, जो लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की घटनाओं से कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास को गौर से नहीं देखेंगे। ठीक है सर। पिछले 135-40 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी 50 से 60 बार टूटी है, उसके बावजूद पिछले 8-9 वर्षों पहले लगातार 10 साल तक केंद्र ठीक में है, थी। लेकिन कांग्रेस कुल पार्टी की मिला जो के नीति- पार्टी कितनी बची है सर आज की डेट में? तो इसका आकलन अदिति इसी बात से होता है कि कितने राज्यों में सरकार है, इसी बात से आकलन होता है कि अगर चुनाव होने हैं तो कहां कहां पर कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। और बिल्कुल बहुत मौजूद सवाल सर ने एक उठाया, रतन शारदा जी ने, जब ये कैसा प्रदेश प्रभारी है जो ये कहते हैं कि अगर शिकायत है तो मुझे बताना चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था। आप प्रदेश प्रभारी हैं, आपको ये पता नहीं कि समस्या क्या पार्टी के भीतर चल रही है, क्या किसी को किसी बात को लेकर कोई रोष है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई आपके दर पर आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, अपनी बात आपके सामने रखेगा, आपका ईगो पॉलिश करेगा, उसके बाद आप समस्या का हल निकालेंगे। अदिति। पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात यह है, लगता है अदिति हमारी बात सुन नहीं पा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रंधावा, अब आप देखें कांग्रेस में जो कल्चर है, उस कल्चर में सबसे बड़ी बात है अशोक गहलोत बड़े नेता हैं। अध्यक्ष के लिए उनको कहा गया, उन्होंने बाद में इनकार किया और जो भी परिस्थितियां रहीं, लेकिन उस कद के नेता के सामने आप प्रभारी भी तो उस कद का रखें जो उनको अपनी बात या हाईकमान की बात कन्वे कर सके। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, सचिन पायलट का कद कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सचिन पायलट रंधावा की बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं तो रंधावा क्यों नहीं अध्यक्ष को, अब तो खरगे जी अध्यक्ष हो रहे हैं, लेकिन जब रंधावा बने थे तब खरगे जी अध्यक्ष नहीं थे, तो उनको तो ये बात कहनी चाहिए कि भाई ये क्या मामला है। और हमारी बात एज ए प्रभारी नहीं सुनी जा रही है तो संगठन महासचिव इसमें दखल दें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस चीज पर काफी ज्यादा, राजस्थान में जब यात्रा घुसी तो मैं कवर कर रहा था, मैंने देखा कि दोनों खेमे जो हैं, खास तौर से जब यात्रा झालावाड़ से चली और कोटा तक मैं साथ था, मैंने देखा कि कभी वो अलग रह रहे हैं, कभी वो अलग रह रहे हैं। तो मैंने इस विषय में तस्दीक भी की कि भाई आप लोग क्यों साथ नहीं चल रहे हैं? तो हाँ, साथ चलेंगे। मीडिया को दूर रखा जा रहा था बाइट लेने के लिए कि कहीं ऐसी चीज ना कोई सामने आ जाए। तो रंधावा की भूमिका होती थी वहां, और रंधावा को कम से कम एक लेवल में साथ देखिए अमित, कहा जाता है कि अमित कम से कम तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कि अगर चाहे परिवार हो, समाज हो या राजनीतिक पार्टी हो, अगर आपका मुखिया योग्य नहीं है तो निश्चित तौर पे ऐसे ही परिणाम आते हैं जैसे कांग्रेस में आ रहा है। जैसे आप परिवार में देख लीजिए, जो बच्चा होता है, अगर 4 वर्ष का बच्चा साइकिल, मोटरसाइकिल या कार मांगता है तो परिवार का मुखिया तय करता है और जानता है कि इसके अंदर ये योग्यता है कि नहीं। लेकिन तय करने वाला कांग्रेस में जब अयोग्य होगा, उसको जानकारी ही नहीं है कि अमरिंदर सिंह को देना है या सिद्धू को देना है, यहाँ पे राजस्थान में किसको देना है, तो इसी तरह के परिणाम आते हैं। मैं इस बात को लेकर यहाँ नहीं, लेकिन आपके लिए तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है ही ना। आप बीजेपी क्यों ही देखिए, चाहेगी कि लोकतंत्र समस्या में का जब समाधान दोनों निकले? मजबूत, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष। लेकिन सर पॉलिटिकली करेक्ट ना होते हुए आपके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ही। लोकेश जिंदल, अब तो आपने तमाम मेहमानों को सुन लिया होगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स निकलकर सामने आए जो जाहिर बात है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस का विषय है। आने वाले वक्त में जब चुनाव होने हैं, कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे तैयार करेगी? अगर आपके नेता गाहे बगाहे अपनी नाराजगी दिखाते हैं, वो बगावती सुर देखने को मिलते हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो रीच में नहीं जा पा रहे लोगों के, तो कांग्रेस किस रास्ते पर अब आगे बढ़ेगी? लोकेश जिंदल। देखिए पूर्णिमा जी, हमें कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। अब नागपुर में एक G20 का समिट भाजपा ने किया था जिसमें 250 करोड़ रुपए भाजपा ने खर्च कर दिए। सर कांग्रेस उन 250 समझे करोड़ ना, रुपए में एक फिर अस्पताल कांग्रेस बन को जाता है। समझे और चिंता समझाए करिए, ना सर। मैं आपको छोड़िए बीजेपी। 2 से अरे 300 छोड़िए, से ऊपर हो सर गया। मैं आपको 3 मिनट दूंगी। 2014 में 2014 दीजिए अपनी में बात 7 राज्यों में हमारी सरकार थी, आज 22 मैं राज्यों आप- में मैं आपको हमारी 3 पार्टी मिनट अगर दूंगी। फेल होती तो निश्चित तौर पे हम आगे नहीं बढ़ते। आप अपनी चिंता करिए
कि जो खाई आप दूसरे के लिए खोद रहे हैं उसी में बार बार आप गिर जा रहे हैं। इस नाते आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। लोकेश जिंदल, मैं आपको 3 मिनट दूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप कांग्रेस को खुद भी समझें और हमको भी समझाएं कि भाई आप कहते हैं कांग्रेस को समझना होगा, तो मैं आपको 3 मिनट देती हूँ कि आप कांग्रेस को समझाएं। छोड़िए ना, बीजेपी अपना देख लेगी, छोड़िए आप उसको, आप कांग्रेस का बताएं। देखिए, हर वोटर चाहता है कि उसका कॉर्पोरेटर, उसका विधायक, उसका सांसद उसकी पीड़ा को समझे और उस पीड़ा को हरे। महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई, दवाई, इन बातों पर चर्चा न होते हुए भाजपा ने एक अफीम सुखा दी है कि धर्म की राजनीति, हिंदू खतरे में। आज एक जो वोटर है, अरे सर, कांग्रेस अल्पसंख्यकों की राजनीति कितनी करती आई है, ये इतिहास खंगालना पड़ेगा क्या मुझे? अब मैं, आपने मुझे 3 मिनट दिए, आपने मुझे 3 मिनट दिए, आप अपनी बात। मैं सर कुल मिला के लोकेश जिंदल, मैं ये कह रही हूँ कि आप कांग्रेस के बारे में बात कीजिए, ताकि क्योंकि आज जो चर्चा का विषय है वो कांग्रेस को लेकर है। समय मत जाया कीजिए, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा पैनल है सर। पूर्णिमा जी, कांग्रेस का संगठन सशक्त है। अगर ऐसे लोगों को, अवसरवादियों को कांग्रेस छोड़ के जाना है तो वे बेहद जाएं, अभी इसी वक्त जाएं। कल क्या जाते हैं, आज जाएं। ठीक है, हमें पता है इसकी विचारधारा क्या है, हमें पता है इस विचारधारा में जनहित है, राष्ट्रहित है, और इस विचारधारा के अनुकूल हम सब खड़े हैं और हमें इस बात पर नाज है। आगे मैं इस पर कोई चर्चा नहीं चाहता। शरद पवार साहब ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी आपके बारे में। शरद पवार जी ने कहा था कि कांग्रेस की हालत ऐसे राजकुमार की तरह हो गई है जिसका सब लग गया है, सिर्फ दरबारी रह गए हैं। इस नाते आपको ध्यान देना चाहिए। एंटनी साहब ने भी कहा था कि धर्म की राजनीति करते करते कांग्रेस सच्चाई से दूर हो गई है। आपके बड़े नेताओं ने आपको सीख दिया था। दल बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमें ना तो जरूरत है और ना ठीक है, चलिए मैं इसी पॉइंट के साथ आगे बढ़ती हूं। अदिति, जिसको कल जाना है वो आज चला जाए, यानी कि रास्ते खुले। और मुझे याद है कि राहुल गांधी की तरफ से भी कुछ वक्त पहले यही कहा गया था। लेकिन अब इसमें कांग्रेस पार्टी और उसका एनालिसिस क्योंकि चल रहा है आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी, क्या ये अप्रोच पॉलिटिकली कांग्रेस को कहां पर स्टैंड करती है आने वाले राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर, 2024 को लेकर। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव आएगा, चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। पास्ट को समझना होता है तो प्रेजेंट को समझना हो तो पास्ट खंगालना चाहिए। जो आज जिंदल साहब कह रहे हैं वो राहुल गांधी कहते हैं कि जो आरएसएस की सोच है चला जाए, जो डरता है चला जाए। अरे भाई, अगर आप मानेसर से सचिन पायलट को नहीं लाए होते तो वो तो चले गए थे ना, क्यों लेकर आए वापस? और क्यों पिछले 2.5-3 साल से उनको रोका जा रहा है? ना तो आप उनको क्लैरिटी दे रहे हो, ना आप उनको कोई पद दे रहे हो जो वो मांग रहे हैं, और आप उनको रोक भी रहे हो और उनकी बेकदरी भी कर रहे हो। और ऊपर से अपने अशोक गहलोत जो इतना सो कॉल्ड बेहतर काम कर रहे हैं उनको भी काम नहीं करने दे रहे हो। चाहते क्या है भाई कांग्रेस? आप ये कह रहे हो जो जाना चाहे चले। अरे वो तो जब मानेसर गए थे तो चले ही गए थे ना। क्यों अहमद भाई ने, क्यों प्रियंका गांधी रोज उनको बुला के समझा रही हैं? क्यों उनको असेट कहा जाता है? अगर असेट कहा जाता है तो फिर पार्टी गतिविधि विरोधी ना कहें। और अगर ये दोनों चीजें पैरेलल है तो बात करें ना। प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है कि बात नहीं करनी, बिल्कुल अदिति। और समय नहीं है। और देखिए एक बार एक सेकंड जिंदल जी, जब तक कोई परिवार का व्यक्ति हमारे साथ है, हाँ, और दूसरा अमित जी आपने एक बात कही थी, का व्यवहार होगा। आपने एक बात, लेकिन जिसने अगर मन बना लिया बगावत करने का तो फिर वो अपने मन के मुताबिक चले। हम उसे जिंदल जी जो हमारी पॉलिटिकल एडिटर जो बात कह रही थी आप उसको समझिए। जब सचिन पायलट मानेसर गए थे तभी आपने क्यों नहीं निकाल दिया उनको पार्टी से? क्योंकि तब तो वो बगावत कर चुके थे। परिवार का अंदरूनी मामला है। जब तक यही हमारे परिवार के साथ में जब जी चाहे आप अंदरूनी बना लें, जब जी चाहे आप उसको एक बार अगर वो परिवार से बाहर चले जाते हैं तो वे परिवार से बाहर है। तो आज भी तो वो आपके परिवार के अंदर हैं, तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं उनसे? परिवार की डेफिनेशन ही बदल दी आपने। आज आपके परिवार की बात नहीं मानी, परिवार की आपने डेफिनेशन ही बदल दी। अदिति, बात पूरी कीजिए। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले अमित जी ने जिक्र किया कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जब झालावाड़ से शुरू हुई और क्या मंजर था, उस मंजर का एक छोटा सा टुकड़ा मैं भी बता देती हूँ। जिंदल साहब सुन लीजिए कि भाई ये तो सबको पता है कि अशोक गहलोत खेमे के विधायक और सचिन पायलट खेमे के विधायक। सवाई माधोपुर का समय था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ चल रहे थे। अब अशोक गहलोत खेमे के विधायक आए
और राहुल गांधी से बात कर रहे थे, तो धीरज गुर्जर ने एक विधायक से कहा कि जरा दूर हटिए, दूसरों को भी बात करने दीजिए। पर वो विधायक माने नहीं, उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी से अपनी बात पूरी कर लूं। फिर धीरज गुर्जर को वापस इशारा किया गया प्रियंका गांधी द्वारा, फिर वो नहीं माने, तो प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत खेमे के विधायक को, जो पहले सचिन खेमे के विधायक थे, उनको कहा कि लेट अदर्स टॉक। तो खुद प्रियंका गांधी विधायकों को दो फाड़ कर रही थी, वो डर गए, उन्होंने कहा सॉरी दीदी, और फिर मुकेश भाकर से लेकर तमाम जो सचिन पायलट खेमे के लोग हैं उनसे बात करानी शुरू कर दी। तो भाई आपके तो भाई बहन के अंदर ही डिफरेंसेस हैं। प्रियंका जी चाहती हैं कि कोई और रूल करे, राहुल जी चाहते हैं कि जो हो रहा है होने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मल्लिकार्जुन जी करेंगे। मल्लिकार्जुन जी को ये नहीं पता कि मुझे सोनिया जी से भी अप्रूवल लेना है, मुझे राहुल जी से भी लेना है, मुझे प्रियंका जी से भी लेना है। वो छतरपुर वाले, अरे तो आप अपना एक, आप धीरेन्द्र शास्त्री खोज लीजिए ना, लोकेश जिंदल किसने मना किया आपको? आकर वो मन की बात आप एक धीरेन्द्र शास्त्री ढूंढ लीजिए, स्वरूप समझ में आ रहा है। ढूंढ लीजिए, एक माइंड रीडर रख लीजिए, कौन मना करता है? तो सही, कुछ कांग्रेस का भला हो पाएगा, शायद कोई माइंड रीड करके बता पाएगा, ये बता देगा भाई राहुल जी के माइंड में क्या चल रहा है, ये बता देगा प्रियंका गांधी के माइंड में क्या चल रहा है। जरा माइंड रीडर्स को आप भी लेकर आइए, आपकी तो अप्रोच बड़ी बड़ी जगह तक है सर, क्यों रिफ्रेन करते हैं लोकेश जिंदल? जिंदल जी बुरा मत मानिए, रतन जी कुछ बोलना जिससे इनके अंदर ये एबिलिटी आ गई है। अच्छा एक सेकंड जी, बुरा मत मानिए, एक सेकंड रतन जी, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं कि बात पूरी कर लीजिए। से आप राजस्थान में चुनाव जीतते जीतते हार जाएंगे। हाँ देखिए साहब, ये डिस्कशन से हम आपकी ही मदद कर रहे हैं। आज से कुछ ठीक है आदित्य, रतन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पर खुले रूप से कहा कि राहुल गांधी जेल में जैसे प्रियंका गांधी के फैक्शन का इरादा है, उसको किसी ने डिनाई नहीं किया, ना उनको पार्टी से निकाला। बिल्कुल इसका जवाब नवीन जी दे सकते हैं क्या? दूसरा, जो पार्टी अपने को नवीन करना चाहती है, वहां पर एक थरूर जैसा विद्वान खड़ा होता है, उसके सामने 80 साल के बुजुर्ग को खड़ा किया जाता है, और इतना ही नहीं तो उसके बाद में उसको अपमानित किया जाता है बार बार। थरूर जी को लगातार कई महीने अपमानित किया जाता है। और जहां तक सांप्रदायिकता सवाल है, सांप्रदायिकता के नाम पर देश बांटकर जिन्होंने देश में राज किया, वो तो कृपया बातें ना ही करें। जब वहां के लोग यहाँ उनको घरों से निकाला गया, उनके वहां के जो खाली घर थे उनसे निकाला गया, वहां के जो पाकिस्तान गए थे वापिस बुलाया गया। तो इस तरह की रिवर्स जो सेक्युलरिज्म है ना, ये पाठ हमें ना पढ़ाए। और एक तरफ ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक है, पार्टी में ऐसी बातें होती रहती, फिर कहते हैं चला गया मीर जाफर है। 30 साल 40 साल 50 साल आपकी पार्टी में रहने वाला व्यक्ति जब निकलता, रतन शारदा जी, भारत का पार्टीशन क्यों हुआ ये जनता जानती है। आपकी अलगाववादी राजनीति के कारण भारत का पार्टीशन हुआ। ना आप धर्म के नाम पर राजनीति करते, ना कट्टरवाद फैलता, और ना भारत का पार्टीशन होता, ना भारत का बंटवारा। जवाब दीजिए, इस चर्चा में जवाब दीजिए। इस चर्चा में कोर प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। लोकेश जिंदल, इस तमाम चर्चा के बीच में आपके चेहरे पर जो एक मंद मंद मुस्कुराहट है, वो ये बताने के लिए बहुत काफी है कि आप सुनने में यकीन ज्यादा रखते नहीं हैं। अगर ये एक एनालिसिस हो रहा है जिसमें बात हो रही है, नहीं इसमें सर 3 एस्पेक्ट, सर इसमें 3, इसमें उसमें जिंदल जी इसमें 3 एस्पेक्ट सर आपके हिसाब से। इनफैक्ट जो लोग छोड़कर जा रहे हैं नॉनसेंस तो वो भी हैं, जो लोग रह के अपना सर्वाइवल खोज रहे हैं नॉनसेंस तो वो भी हैं। तो सब नॉनसेंस नहीं होते हैं लोकेश जिंदल, सब नॉनसेंस नहीं होते। आपने 3 बातें बोली, आपने 3 बातें बोली इस चर्चा के दौरान। मैं तीनों को रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए, जिसमें आपके 3 चेहरे मुझे नजर आए। पहला आपने ये कहा कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है और सबको बोलने की आजादी है। दूसरी बात आप कहते हैं कि जिसको छोड़ के जाना है वो छोड़कर चला जाए। तीसरा, जो छोड़कर जाना चाहता है आप उसको बीच में रोक भी लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि जो कल जा रहा है वो आज चला जाए। तो आप एक बात पर रहेंगे ना सर, तब बात होगी ना कि कांग्रेस का इतिहास क्या था, कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कांग्रेस सरवाइव करेगी। और पूर्णिमा, मैं एक चीज और जिंदल जी से जानना चाहूंगा। भाई आप सारी बात कह रहे हैं कि जो जाना चाहता है वो चला जाए। रतन शारदा जी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने सारी चीजों का जिक्र किया, उनका अनुभव है, उन्होंने जिक्र किया और बताया। हम आपकी बुराई के लिए खड़े नहीं हैं, ना ये हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो। देश में एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबी है, खासियत है, और उसके लिए ही डिबेट में आपको बुलाया भी जाता है कि आप अपना पक्ष रखें। और हमारी आपको 10 साल से कह रहा हूं ज्यादा वक्त देती है। लेकिन छोटे से रतन जी, छोटा सा 1 मिनट का वक्त लूंगा रतन जी। तो जिंदल साहब, आपको कम से कम
यहाँ तो भाई हम पत्रकार हैं ना, अगर हमने आपको कोई बात कही तो आप उसको दिल पे मत लें। अगर अदिति ने कोई बात कही, टिप्पणी कही, तो आप उसका वो धार्मिक गुरु से ना जोड़ें। अगर किसी ने, भाई हम कवर कर रहे हैं ना आपको, हम जानते हैं, सुनिए पहले, आपको उतनी अंदरूनी चीज पता नहीं होगी। पिछले 27 साल से मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूं और पिछले 27 साल का इतिहास है हमारे पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने सुधार की बात करें, आप नहीं, आप पहले सुने, आप अपने सुधार की, पार्टी के सुधार की क्या बात है? आपने एक लाइन का जिक्र उस पर नहीं किया, आप सिर्फ आरोप गढ़ रहे हैं कि अगर वो जाना चाहता है चला जाए। फिर आपके यहाँ रोकने की कवायद क्यों है? अगर अशोक गहलोत के नीतियों पर आपको इतना भरोसा है तो क्यों नहीं आप डिक्लेयर करते हैं कि अगला चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्यों पार्टी में एक कमी है? क्यों पार्टी कहती है कि सामूहिक चुनाव नियंत्रण, सामूहिक नियंत्रण पे चुनाव होगा? अगर आपको लगता है कि अशोक गहलोत की नीतियां, आप खुलकर कहिए, आप खुलकर कहने से क्यों डरते हैं? राहुल गांधी जी योग्य नहीं है। अरे आप मुझे बताइए, उस व्यक्ति की हिम्मत की दाद देनी नहीं, किसी ने कहा ही नहीं राहुल गांधी योग्य नहीं है। ना 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 ना, आप गलत दिशा में बहस ले जा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, आपके जो लोग छोड़कर गए हैं उन्होंने सवाल उठाया है। जिंदल जी आपके नंबर बढ़ गए, जिंदल जी आपके नंबर बढ़ गए, राहुल गांधी जी, जिंदल जी आपके नंबर नहीं, बढ़ आपने गए। सुना नहीं, आपने सुना नहीं और आप गलत दिशा में इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी ने चर्चा ही नहीं की, किसी ने ये कहा ही नहीं कि वो डिजर्विंग लीडर है या नहीं। आपके नंबर बढ़ गए सर, ठीक है। आप लोकेश जिंदल सुनिए, लोकेश जिंदाल, अमित ने इतनी सारी बातें बोली, आपको कहां पर समझ में आता है कांग्रेस पार्टी लैग करती है जहां पर उसको चर्चा करनी होगी, चीजों को सुधारने की कोशिश लोकेश जिंदाल करनी होगी। जल्दी से इस पर आप अपना पक्ष रख दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। देखिए, हमारी विचारधारा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन पर हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है सर। कुछ लोग जो इससे अलग जाना चाहते हैं, हम उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है हम सही राह पे हैं। हर व्यक्ति को जब ये मालूम पड़ जाता है कि वे सही राह पर है तो वो सत्याग्रह के लिए सक्षम हो जाता है, आगे के स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाता है। और हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है और राष्ट्रहित और जनहित के लिए हम सब कार्य करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, खड़गे जी के अध्यक्ष तो खड़गे जी भाई, राहुल जी का नेतृत्व नहीं चल रहा है, खड़गे जी का नेतृत्व चल रहा है। जब आपको अपने नेतृत्व पे ही भरोसा नहीं है, आप जानते नहीं कि कहना क्या है। आपको 2 संविधान चाहिए, 2 विधान चाहिए, खड़गे जी का अलग, राजकुमार के लिए अलग। ये तो लोकतंत्र है कहाँ? खड़गे जी संगठन के प्रेसिडेंट है। अरे लेकिन बाकी प्रेसिडेंट राहुल जी, आप ये कह रहे हैं इस चैनल पर जिम्मेदारी से, बाकी के लिए राहुल जी प्रेसिडेंट हैं, राहुल जी का आर्डर चलेगा। इस जिम्मेदार चैनल पे आप इस बात को कह रहे हैं, आप स्वीकार रहे हैं इस बात को। राहुल जी अध्यक्ष हैं, राहुल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने स्वीकारा इस बात को। खड़गे जी कुछ नहीं है, नाम मात्र के खड़गे जी। कैसी बात करते हैं भाई? देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले, क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? भगवान राम को नहीं मानने वालों को कब समझ में आएगी कब क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, किसको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र खतरे में है। विदेश में जाकर भारत के मान सम्मान को घटाने वालों को इतनी तो समझ में आनी चाहिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी नहीं है। राहुल जी कुछ नहीं है, खड़गे साहब जो कहेंगे वो कहेंगे। लेकिन आप देखिए आप किस तरह से राहुल जी का महिमा मंडित कर रहे हैं, खड़गे साहब को स्वीकार ही नहीं रहे हैं। यहाँ किसी की बात आप ये नहीं बता रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, कोई अस्पष्टता नहीं कि आप भिजवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बादाम खिलाना चाहते हैं, भिजवा दीजिएगा, आपको भी कुछ भिजवा देंगे, आपको भी कुछ भिजवा देंगे, जिससे आप कम से कम सुन और समझ तो पाए और नाराज ना हो इतने ज्यादा की जा रही है। ठीक है, बहरहाल संजीव कौशिक जी, अब क्योंकि क्या अभी पूरे निष्कर्ष से निकलकर सामने आ रहा है, राहुल नाम जपना अपना काम बनता, ये लेकिन है नहीं फिलहाल की स्थिति। कांग्रेस में नेता भले ही ये करते हों, लेकिन राज्य पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की खुद की मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं, पार्टी की अंदरूनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले चुनाव में बार बार चुनाव पर इसीलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि पार्टी का जो असली टेस्ट होता है वो तो आंकड़ों के लिहाज से होता है ना, कि आपकी सरकार कहां पर बनती है। कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ये चाहती है कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन वो लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर नहीं होगी। संजीव कौशिक। पूर्णिमा, 2 बातें हैं। पहले
कांग्रेस पार्टी के वो निष्ठावान कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी जिसकी बदौलत दम्भ भरती थी, वो कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करते थे और लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने की बात करते थे। यदि वो छोड़ रहे तो जा कहाँ रहे, यदि गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने निष्ठावान कार्यकर्ता है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अपने कमियों के वजह से ये खामियाजा भुगत रही है। शीर्ष नेतृत्व में कई ऐसी कमियां हैं जिसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, और उसको जब तक वो स्वीकारेंगे नहीं, उसको मजबूत नहीं करेंगे, लगातार इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पटखनी देती रहेगी। उनको ये बात मानना होगा कि शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से त्वरित डिसीजन लेने में जो क्षमता होनी चाहिए वो डिसीजन नहीं ले पाता है। चीजें बहुत डिले होती चली जाती है और जो घाव होता है वो नासूर बन जाता है, और नतीजा पंजाब जैसा स्टेट हमने देखा है कि किस तरह से थाली में सजा हुआ स्टेट आप अपने आप से किसी और को दे देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कम से कम अपने उन गलतियों को यदि सुधारने का प्रयास नहीं करे, इस फुटबॉल को, या फिर मैंने कहा कि अनुसार कई बार हम कहते हैं जब आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो कहते हैं कि वहां पे अनुशासन नहीं है, वो सन्नाटा है, खौफ का माहौल है, कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन कई बार राजनीति में इस तरह के माहौल को भी क्रिएट करना जरूरी होता है। आप इतने ज्यादा लिबरल हो जाते हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और राज्य दर राज्य आपके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देता है। तो कांग्रेस पार्टी जब तक इन चीजों को नहीं देखेगी, जमीन पे काम करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि उसके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी है जो हर एक कदम वो शतरंज के जैसे चाल चलती है, वो कदम चलने से पहले नतीजों के बारे में सोचती है। यदि आप इतनी समझ के साथ कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वैसे कद्दावर नेता जो 1, 2, 3, 4, 5 दशक तक काम किया कांग्रेस पार्टी को, वो भी कभी कभी इस तरह की बातें बोल जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का पूरा खेल खराब कर देता है। तो क्या हम ये माने कि वो अनुभवी नहीं थे, या अनुभवी थे तो जानबूझ के उन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी? तो इन सब चीजों पे कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेने की जरूरत है ताकि ये गलतियां दोबारा दोहराई नहीं जाए। ठीक है आदित्य, एक रिएक्शन आपसे इस पर, क्योंकि जिस तरीके से पायलट अभी उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है जिंदल साहब को सुन के कि फ्यूल भी दे देंगे, वो पायलट जी को कहेंगे लो फ्यूल हम आपको दे देते हैं, आप उड़ान भर लीजिए। लेकिन ऐसे में अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, करप्शन तो एक ऐसा मुद्दा है ना जिसको उठा रही है कांग्रेस, नेशनल पर्सपेक्टिव में भी उठाती हुई नजर आ रही है। तो अगर सचिन पायलट ये कह देते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसके लिए वो अनशन पर बैठे हैं, तो क्या अंदरूनी तौर पर ये चर्चा कर रही है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, अंदरूनी तौर पे अलग अलग विकल्प पे चर्चा हो चुकी है। दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए आप अपनी ही सरकार के खिलाफ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कई बार बयानबाजी कर चुके हैं और दिल्ली ने एक्शन नहीं लिया, और शायद यही परसेप्शन था कि कहीं ना कोई इनके पीछे खड़ा है। लेकिन अब कल जब चिट्ठी रिलीज हो गई, देखिए ये तो पूरा आरोप गलत है जो दिल्ली कह रही है, जो रंधावा जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत कोई करप्शन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि ब्लू आइड बॉय हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, उन पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई काफी हद तक आगे जा चुकी है। हाँ, सचिन पायलट ये उजागर करना चाहते हैं कि जितने दागदार गजेंद्र सिंह शेखावत को बताया जा रहा है उतनी दागदार वसुंधरा राजे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे पे कार्रवाई नहीं हो रही। पर ये पूरा सेंटिमेंट किसको सपोर्ट करता है? ये पूरा सेंटिमेंट बीजेपी के एक बड़े खेमे को सपोर्ट करता है जो वसुंधरा को नहीं लाना चाहते। दूसरी बात है कि अब शायद सचिन पायलट ये सोच रहे हैं कि मैं छोड़ के जाऊं पार्टी तो अशोक गहलोत पे सिंपैथी होगी, तो बेहतर यही है कि पार्टी ही मुझे निकाल दे। लेकिन पार्टी के अंदर 3 राउंड की चर्चा हो चुकी है कि अगर सचिन बीजेपी जाते हैं, जो कि नहीं जा रहे क्योंकि बीजेपी को अभी डायरेक्ट लेने में फायदा नहीं है, तो फिर पूरा का पूरा ओबीसी, अगर गुर्जर एक तरफ सचिन के साथ जाएंगे तो पूरा का पूरा जो छिटका वो ओबीसी एक साथ अशोक गहलोत के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो भाई पार्टी ऐसे ही तो बनती नहीं है, वो तो बैकडअप होती है किसी ना किसी से, तो भी चर्चा ये है कि बीजेपी बैक कर रही है। दूसरी बात है कि अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं तो भी रणनीति तो बीजेपी ही कहीं ना कहीं तय कर रही है, क्योंकि जिंदल साहब आप तो आरोप लगाते हैं कि मीडिया कांग्रेस की चर्चा ही नहीं करती, लेकिन मीडिया 1 घंटे से भारत 24 कांग्रेस की चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान में अगर आपकी सरकार रिपीट हो सकती है अगर, तो उसे हो जाने दीजिए, आपसी चीजें ठीक करें। तो ऐसे में आपको बताता हूं, अब अंदरूनी रणनीति ये चल रही है। जो आपका बेसिक सवाल था, पूर्णिमा, कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पर काम हो रहा है।
ठीक है, और जिस तरह का जिंदल काम जी अशोक अपनी बात गहलोत आप जी ने पूरी कर राजस्थान लीजिए, में इसमें किया आप है, फिर और आपके आपने ही कवर मंत्री- किया होगा, आपके ही तो आप विधायक ये बात सवाल मानेंगे उठा रहे हैं कि ना। आज ठीक तक है, किसी अदिति एक सेकंड, मुख्यमंत्री आपके ही को काम अदिति मिला है। एक सवाल सेकंड, उठा रहे हैं ना। अदिति एक सेकंड, जिंदल जी हर इसी में वार्ड आप के अपनी अंदर, बात पूरी हर करिएगा ब्लॉक के अंदर, और मैं इस पर जिस एक बात तरह की और ऐड ऑन डेवलपमेंट कर हुई है देती हूँ। राजस्थान मुझे में, याद है वो जब पहले भारत कभी जोड़ो नहीं यात्रा चल रही थी तो अदिति बताती थी कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सामने बैठते थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी कहते थे कि मीडिया तो हमें कवर ही नहीं करती। ये भी अलग समस्या है। अब इसमें आप समझे क्या, जाने क्या, माने क्या, ये एक अलग लेवल का पूर्णिमा जी, कंफ्यूजन है। अगर जिंदल जी मीडिया बात कवर पूरी करना कर चाहती लीजिए। है तो भी विकास के कार्य और जो 3 महीने लोक पत्रकारों ने अपना जनकल्याण के घर छोड़ कार्य दिया जो था किए हैं राहुल गांधी सरकार के ने, साथ उन पर चलने के नजर लिए। डालें। और जिंदल साहब बड़ी अच्छी बात आपने नहीं, कही अमित जी कि एक बात बताएं, अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं राजस्थान वो में बहुत जिस तरह अच्छी के हैं। कार्य किए हैं आप उसका सुने? विश्लेषण किया? ठीक है, आप एक बात सुन लें, सुनने का धैर्य रखें। बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि उसका इफेक्ट कम हो रहा है। आप सचिन उसका पायलट, ठीक है रतन जी, आप अपनी रतन जी मैं आ रही हूँ आपके पास। एक जिंदल जी बात जल्दी से बताता अपनी हूँ। बात पूरी कीजिएगा, मेरे पास आखिरी के 2 मिनट बाकी हैं। फिर मुझे रतन जी के पास भी जाना है। जिंदल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा चीजें प्लीज। हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है ना ठीक कि है। जाति, ठीक है। धर्म और इस तरह की जुमलेबाजी से। ठीक है, समझ जब गए। एक सांसद, विधायक या वार्ड का कॉर्पोरेटर या फिर कोई भी सरपंच जब एक जनता के साथ मिलकर उसकी सारे कष्ट, उसकी दुविधा उसके एक्सेसिबल रहता है, उस समय उस जनता का विश्वास उस विधायक या उस सरपंच की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो 30 सेकंड इस 30 क्षेत्र सेकंड के अंदर रतन जी अशोक रैप अप कर रहे गहलोत जी के हैं, नेतृत्व रैप अप में कर रहे हैं। कांग्रेस जिंदल जी ने एक बहुत सेकंड, अच्छा रतन जी कार्य 30 किया है सेकंड प्लीज। राजस्थान में। देखिए, क्या कांग्रेस के पास कुछ नहीं 2 कह रास्ते पाए, हैं। क्या एक तो कहना अपने आप के अंदर झांके, दूसरा रास्ता शत्रुमुर्ख की तरह रहे। अगर आप शत्रुमुर्ख की तरह रहना चाहते हैं, सच्चाई नहीं देखना चाहते, आपको उसका स्वागत है। जी। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी यात्रा की, हर रोज ऐसा बयान देते थे, प्रेस कवर करते थे, उसमें एक ऐसा बयान होता था कि सारा भारत जोड़ो भारत जोड़ो बन जाता था। इसके लिए आप अगर उनको कहें राहुल गांधी बहुत बहादुर है, तो आपका स्पोक्सपर्सन होने का ये आपका काम है, स्पोक्सपर्सन है, सही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से तरुण नेताओं का दूर रख के कहना चाहते हैं कि मीर जाफर कभी कुछ और एक खुद को 6 पैक्स वाला तरुण 50-53 साल का व्यक्ति अगर तरुण पीढ़ी को अपने साथ नहीं रख सकता, बुजुर्गों को नहीं रख सकता, आपके घर पे है, तो आपको ठीक है। स्वागत हो ऐसी पार्टी का। आप खुद के हाथ के ऊपर है। हम चाहते हैं कांग्रेस है, उसके बिना नहीं चलेगा। एक मात्र राष्ट्रीय पार्टी जो बीजेपी के सामने खड़ी हो ठीक सकती है, है। ठीक है सर, आपके इन्हीं टेक अवे पॉइंट्स के साथ इस चर्चा को मैं यहाँ पर खत्म करूंगी। लेकिन आरोप इस तरीके के बगावत के कांग्रेस में हमेशा से लगते रहे हैं। आरोप ये भी लगते रहे कि आला कमान हर मौके पर फैसला लेने में नाकाम नजर आया है, जिसकी वजह ये रही कि तमाम पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बाहर चले गए और आज भी कांग्रेस इसी स्थिति से जूझती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप लोग जुड़े। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए भारत 24 के साथ।